हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पादप और जंतुओं के संरक्षण के बारे में। अभी तक हमने चैप्टर में इतना समझा है कि जो संरक्षण है वो क्या होता है और संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, हम संरक्षण क्यों कर रहे हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं, कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे हैं, जो पादप हैं, उनकी संख्या में कमी आ रही है, जो जंतु हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है। और ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कमी आ रही है, बल्कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर इतना डिस्टरबेंस आ जाता है कि कोई जो स्पीशीज है, कोई जो जाति है, वो हमेशा के लिए क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब स्पीशीज क्या होती है, आपने कहा सबसे पहले एक टर्म हम डिस्कस कर लेते हैं स्पीशीज, क्योंकि चलिए पहले हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कंजर्वेशन हम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि स्पीशीज क्या होती है और हमेशा के लिए समाप्त हो जाने का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आधा छूटा है उसे हम पूरा कर लेते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे संरक्षण का भी सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी चीज को, किसी भी स्पीशीज, किसी भी जाति, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, उसे संजो करके रखना है जिससे कि उसका अस्तित्व बना रहे। ठीक है, वो उसका अस्तित्व समाप्त ना हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं डायनासोर। आज की डेट में आपको डायनासोर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एक टाइम पे हुआ करते थे। अब क्या है, उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। ठीक है, हमने कहा कि अभी जो प्रेजेंट में जो भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, जो भी प्लांट्स आप देख रहे हैं, वो ऐसे ही समाप्त ना हो, उनका अस्तित्व आगे भी बना रहे, इसके लिए हमें संरक्षण करना होता है। हमने कहा संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसे क्या रीजन थे कि हमें संरक्षण करना पड़ा, या ऐसे क्या रीजन थे कि जिससे इनके नंबर में क्या हुआ, लगातार क्या हो रही है, कमी आ रही है। हमने का एक सबसे बड़ा रीजन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था, जंगलों की कटाई। जब जंगल कटे तो आपने कहा कि यहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या में कमी आई है, क्योंकि जंगल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी क्या है, यहाँ पे घर होता है, हैबिटाट होता है। क्योंकि जंगल कटा तो पेड़ भी कटे, पेड़ कटे तो आपने कहा कि जो जीव हैं उनके लिए आवास का खतरा वहां पर आ जाता है, और इस वजह से वहां पर क्या होता है, धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी आ जाती है। आपने कहा कि क्या क्या रीजन थे कि वनों की कटाई भी, हमने इसके बारे में बात की है। ठीक है, जिसमें हमने दो मुख्य जो हमारे पास कारण आते हैं वो है, एक मैन मेड होता है, एक नेचुरल होता है। ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। हम बात कर रहे थे क्या क्या प्रभाव होते हैं जब वनों की कटाई होती है। तो अभी तक आपने कुछ पॉइंट्स देखे हैं, जैसे आपने बात की है कि पॉल्यूशन यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, जो आपने कहा वायुमंडल है, वायुमंडल में जो गैसों का जो अनुपात है उनमें यहाँ पर क्या होता है, फ्लक्चुएशन आ जाता है, उनमें जो अनुपात है उसमें गड़बड़ी होती है। ठीक है, तो आपने कहा कि इसको हम क्या कहेंगे, एयर पॉल्यूशन कहेंगे, यानी कि वायु प्रदूषण कहेंगे। इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो यहाँ पर आपने कहा परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ा तो हमने कहा क्या हुआ, इंक्रीज इन टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर जो हमारी अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, और ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा आपने कहा कि क्या होगा, ये क्या करेगा, वाटर साइकिल, यानी कि अब क्या होगा, जैसे जैसे पेड़ कम होंगे वैसे वैसे वाटर साइकिल डिस्टर्ब होती है, जल चक्र डिस्टर्ब होता है, और इससे क्या होगा, जो वर्षा है, जो बारिश है वो कम होने लगेगी। जैसे आप देखते हैं पैटर्न चलता है यहाँ पे, है ना, हमारे क्या होते हैं, कुछ ऋतुएं होती है और उसमें पैटर्न चलता है। जैसे रेनी सीजन आएगा उसमें खूब बारिश होती है, फिर आपने कहा जो विंटर सीजन आता है उसमें अब बहुत कम बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश होती है, और जो यहाँ पर आपने कहा जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल बहुत अच्छे से होगा, और आपने कहा बारिश भी होगी, लेकिन जो रेनी सीजन है उससे कम बारिश होती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपने कहा कि यहाँ पर जो पतझड़ का मौसम आता है, फिर समर आता है, तो ऐसे में यहाँ पर किसी मौसम में ज़्यादा तो किसी में कम बारिश यहाँ पर होती रहती है, एक पैटर्न चलता रहता है, वो पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है और बारिश कम होगी। बारिश कम होगी तो आपने कहा कि ग्राउंड वाटर जो है यहाँ पर उसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो रिफिल नहीं हो रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने यही कहा था
कि जो सबसे निचले स्तर पे जो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पानी मिलेगा, उसी को आप ग्राउंड वाटर कहते हैं। और जो आप यहाँ पर जो आपका यहाँ पे जो हैंडपंप है वो कहाँ से पानी एक्चुअली में ले रहा है, आपने कहा। अच्छा, जो आपका ग्राउंड वाटर है वो कहाँ से पानी ले रहा है, आपने कहा वो जो हैंडपंप है आपका वो ग्राउंड वाटर से पानी को लेता है और तब जाकर के आप उसे यूज करते हैं। आपने कहा क्योंकि ग्राउंड वाटर का जो पानी है, ठीक है, जो भूमिगत जल है वो आप लगातार उसे यूज कर रहे हैं और उसकी मात्रा में कमी होगी, वो रिफिल होता है या रिचार्ज होता है, यानी कि वो उसको क्या होता है, पुनः आपूर्ति होती है जल की। कैसे? जब वर्षा होती है और वर्षा का जो जल है वो भूमिगत जल को फिर से क्या करेगा, यहाँ पे रिचार्ज करेगा। लेकिन क्या हो, अगर वर्षा ही नहीं हुई तो धीरे धीरे आपने कहा जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा यहाँ पे, जो कि बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ सकता है। नेक्स्ट हमने क्या बोला, डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ नेचर। नेचर के बैलेंस में डिस्टर्बेंस, वो आपने कहा आप चाहे हवा की बात करें चाहे पानी की बात करें, जो नेचर की एक साइकिल है उसमें डिस्टर्बेंस यहाँ पर आ रहा है। फिर आपने कहा डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। आपने कहा कि सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, बहुत सारे रीजन हैं, जैसे जैसे आपने कहा टाइम पे अगर बारिश नहीं हो रही है तो यहाँ पे मिट्टी जो है वो उपजाऊ कैसे होगी, क्योंकि पौधों को ग्रो होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपने कहा कि ऐसे में क्या होगा कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या होगी, यहाँ पे कम होगी, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। ठीक है, लास्ट आता है इंक्रीज इन द चेंजेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज सच एज अ ड्राफ्ट एंड फ्लड। आपने कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या होता है, आपने कहा वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, जो आपने कहा कि जो नेचर है उसमें जो इम्बैलेंस आ गया है, यानी कि उसमें जो असंतुलन आ गया है, इससे क्या होगा, इससे आपने कहा एक पैटर्न चलता है, जैसे कि बारिश हो रही तो उसका एक पैटर्न चलता है, वो पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं हो रही है, तो या तो बारिश नहीं हो रही है तो सूखे की स्थिति आ गई है, बिल्कुल सूखा पड़ गया है, और अगर बारिश हो रही है तो इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो आपने कहा कि पूरा यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ जाता है, किससे, पेड़ों के ना होने से। ठीक है, तो अब आपने कहा जो सूखे की स्थिति है उसको यहाँ पर आपको बताया गया कि ड्राफ्ट क्या है, ड्राफ्ट इज द लैक ऑफ वाटर इन एन एरिया, ड्राफ्ट कैन हैपन ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल। आपने कहा कि जो सूखे की स्थिति होती है जब 1 या 2 वर्ष तक लगातार बारिश नहीं हुई है तो उस स्थान में कहा जाता है कि सूखा पड़ गया है। इसमें क्या होता है कि जो जमीन है वो उस प्रकार से फटने लगती है, क्योंकि पानी नहीं होता है, पेड़ सूख जाते हैं और उस एरिया में किसी भी प्रकार से कोई भी जो प्लांट है वो ग्रो नहीं हो पाते हैं, तो ये सूखे की स्थिति होती है। दूसरी स्थिति आती है डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, आपने कहा जिसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट बाय अ इरोजन ऑफ अ वेजिटेशन ड्यू टू अ हार्श वेदर इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। ह्यूमन एक्टिविटी लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड अ इम्प्रॉपर इरिगेशन आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डेजर्टिफिकेशन ऑफ अ फ्रेंड्स। तो हमने क्या बात की है, डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण। आप जानते हैं डेजर्ट क्या होते हैं, जो ऐसे एरिया, जैसे जो रेतीले जो एरिया होते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई वेजिटेशन नहीं पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। अब कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो नेचुरल डेजर्ट हैं, जैसे कि आप देखते हैं राजस्थान के साइड जो होते हैं, कुछ ऐसे होता है कि जब जंगलों की कटाई की जाती है तो उस एरिया में कोई भी जो प्लांट है वो उग नहीं पाते हैं और वो पूरा एरिया जो है वो सूख जाता है। इसका मतलब वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब उसकी मिट्टी जो है वो अब उपजाऊ नहीं रही है और वो कृषि योग्य भूमि बिल्कुल भी नहीं रही है। तो इस प्रकार के जो आपने कहा जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। और एक उपजाऊ जमीन का एक डेजर्ट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसे डेजर्टिफिकेशन कहेंगे। ये भी क्या रीजन है, आपने कहा जब सूखा पड़ता है तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर हमारे सामने आती है। अगला है ग्लोबल वार्मिंग, जो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पूरी जो अर्थ है यहाँ पे उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। आपकी इमेज बहुत क्लियर नहीं होगी, लेकिन अगर आप एक यहाँ पर एक आप चार्ट देखते हैं, एक ग्राफ अगर आप देखेंगे और कुछ सालों का अगर आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 2000 से लेकर के 2025 तक का यहाँ पे क्या देखा है, ग्राफ देखा है, आप देखेंगे कंटिन्यूसली जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस कंडीशन को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इससे जो आपके ग्लेशियर हैं वो कंटिन्यूसली पिघल रहे हैं। ठीक है, आपने कहा कि जो बारिश है उसमें कमी हुई है, जो विंटर सीजन आपका आता है उसमें जो ठंड है वो अब कम ठंड पड़ती है,
कंपैरेटिवली जो आपका समर सीजन है उसमें ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने लगी हैं, तो ये कुछ आपके पास इम्पैक्ट आते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। तो क्या चीज़ आपको बताई गई है, आपने कहा ग्लोबल वार्मिंग इज द चेंज ऑफ क्लाइमेट ऑन अ ग्लोबल लेवल। आपने कहा ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्विक स्तर पर होने वाले जलवायु में परिवर्तन। हम सिर्फ अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहे, हम पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जब क्लाइमेट में चेंजेस हो जाते हैं तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग नाम देते हैं। यूजुअली एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज लीडिंग टू द मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स इन द पोल्स। आपने कहा आमतौर पर औसत तापमान बढ़ता है जिससे ध्रुवों पे बर्फ जो है पिघलने लगती है। एक्सेसिव पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। आपने कहा बहुत सारा जो प्रदूषण होता है, अलग अलग प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं वो, और जो वनों की कटाई है उससे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही दो रीजन है, जैसे वनों की कटाई ही एक रीजन है ग्लोबल वार्मिंग, और भी बहुत सारे रीजन हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि इतनी सारी फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं होता है, इतनी सारी व्हीकल जो चल रही हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, सारे जो चल रहे हैं उनसे निकलने वाला जो यहाँ पे जो धुआं होता है, या फिर आपने कहा जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसमें तो ये जो भी चीजें हैं ये भी रीजन होती है ग्लोबल वार्मिंग का। लेकिन अगर मेजर हम देखें तो हमने कहा कि इसमें से जो वनों की कटाई है वो भी एक मेजर रीजन होता है ग्लोबल वार्मिंग का। तो अभी तक आपने, एक बार आप समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो अभी तक हमने क्या समझा है, सिर्फ हमने कहा कि संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमने कहा कि कुछ ऐसे जीव हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, कि उनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। कमी क्यों आ रही है, आपने उसका एक जो कारण देखा है वो आपने देखा है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई। और उसी टॉपिक को हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि वनों की कटाई क्यों की जाती है, और वनों की कटाई अगर होती है तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, जिसमें से आपने ये सारे परिणाम देखे कि ये परिणाम हमारे पास आते हैं जब वनों की कटाई होती है। अब हम थोड़ा कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे कि कंजर्वेशन या संरक्षण क्यों होता है, और यहाँ पे किसी जीव या फिर किसी स्पीशीज, किसी जाति या किसी स्पीशीज का मतलब क्या होता है, उसकी संख्या में कमी होने का मतलब क्या होता है, उसके अस्तित्व के समाप्त होने का मतलब क्या होता है। तो एक बार आप लोग इसे रीड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप कंजर्वेशन के बारे में कि कंजर्वेशन क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, आपने कहा कंजर्वेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनिंग ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ अ स्पीशीज, प्लांट्स और एनिमल्स, कुछ भी हमारे पास आ सकता है। यानी कि संरक्षण को आप कैसे यहाँ पे परिभाषित करेंगे, आपने कहा संरक्षण को प्रजातियों, प्रजाति कैसे, पौधे की प्रजाति, जो पौधे की अलग अलग प्रजाति होती है, और जो जीव है उनकी प्रजातियों की विविधता की सुरक्षा और रखरखाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये जो डेफिनेशन है ये आपको नोट करनी है, आपके पास डायरेक्ट डेफिनेशन भी आ सकती है। क्या होता है कंजर्वेशन, प्लांट्स और एनिमल्स की जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं उनकी जो यहाँ पे स्पीशीज में क्या होती है, बहुत वैरायटी होती है, और आपके पास बहुत अलग अलग जो स्पीशीज आती हैं उनकी सुरक्षा और रखरखाव जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन एंड मेंटेन, प्रोटेक्ट करना और मेंटेन करना। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो आपके पास ये आता है कि प्रजाति या जाति जिसे आप कहते हैं, या स्पीशीज, या स्पीशीज क्या होती है स्पीशीज। ठीक है, हमने कहा प्लांट स्पीशीज, हमने कहा एनिमल स्पीशीज, वो क्या होता है, जैसे कि जो मनुष्य है वो भी क्या है, एक जाति है, एक स्पीशीज है। तो जितने भी मनुष्य हैं वो एक स्पीशीज में आते हैं, वो एक जाति यहाँ पर होती है। जैसे और एनिमल्स को आप लेंगे, जैसे काव है, तो काव क्या है, दूसरी स्पीशीज है, वो हमारी स्पीशीज में नहीं आएंगी। सेम वैसा ही होता है प्लांट्स में भी। मैंगो जो है, अब जितने भी मैंगो हैं, अब चाहे आपको अलग अलग वैरायटी दिखती है मैंगो की, अलग अलग मैंगो दिखते हैं, आप देखते हैं आप अलग अलग नाम उनके होते हैं, अलग अलग साइज उनके होते हैं, टेस्ट वाइज भी जो आम है वो अलग अलग होते हैं। तो आपने कहा कि अलग अलग वैरायटी है लेकिन क्या है, सेम स्पीशीज के हैं, एक ही स्पीशीज के हैं। तो आम की जो एक स्पीशीज होगी, वैसे ही आपने कहा कि जो और पौधे आपके पास आते हैं, ठीक है, तो वो उनकी क्या होती है, अलग अलग स्पीशीज यहाँ पर आती हैं। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई स्पीशीज यहाँ पर, कोई जो है वो स्पीशीज है, यानी कि स्पीशीज का मतलब होता है जैसे कि हमने बोला है कि स्पीशीज में कोई एक या दो जीव नहीं होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं, और उसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है। जैसे कि हम गेहूं का एग्जाम्पल लेते हैं या हम चावल का एग्जाम्पल लेते हैं प्लांट्स में,
अब आपने देखे हैं जो चावल होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ बासमती चावल होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, कुछ बहुत बारीक होते हैं, कुछ मोटे चावल होते हैं, कुछ लाल जो होते हैं चावल अपने गांव में आपने देखे होंगे। तो सारे हैं चावल, लेकिन अलग अलग वैरायटी है, और ये सारे चावल क्या आते हैं, एक ही स्पीशीज में हम इसे काउंट करेंगे। तो अगर हम बोले कि जो शब्द है स्पीशीज, अगर हम बोले जो शब्द है स्पीशीज, उसका क्या मतलब होता है? स्पीशीज का मतलब क्या होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जीव एक ही जैसे हमारे पास 3-4 यहाँ पे जीव हैं, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक ही स्पीशीज में हैं या वो अलग अलग स्पीशीज के हैं? जैसे जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, आपके पास एक बर्ड आती है, और एक आपके पास क्या आता है यहाँ पे, टाइगर आता है, और एक आपके पास क्या आती है, फिश आती है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये तीनों अलग अलग स्पीशीज हैं या ये एक ही स्पीशीज है? हमने कहा कि जो स्पीशीज होते हैं और स्पीशीज में जो भी जीव आते हैं, जो भी हमने कहा जैसे एक स्पीशीज है, एक जाति है, उसके जितने भी मेंबर होंगे वो क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टर को शेयर करते हैं। जैसे कि सबसे पहला हम कहते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन से क्या मतलब है, उनका जो निर्माण है वो सबका एक जैसा ही होगा। जैसे कि अगर आप टाइगर देखेंगे तो टाइगर के सारे फीचर्स आपको एक जैसे ही दिखते हैं। सारे टाइगर जो हैं उनका कलर जो हो गया है, उनकी हाइट ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, ठीक है। जैसे ह्यूमंस है, मनुष्य हैं, आपको सारे मनुष्य एक जैसे दिखेंगे। एक जैसे का मतलब ये नहीं कि उनकी शक्ल एक जैसी होगी, उनके फीचर्स, उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है कि सब में 2 हाथ 2 पैर ही होंगे, सब में 2 आंखें होती है, सबके पास एक ही नाक होती है, सबके पास 32 दांत होते हैं, सबके पास 2 कान होते हैं, सबके पास एक हार्ट होता है, सबके पास 2 लंग्स होते हैं, सबके पास 2 किडनी होती हैं, सबके पास एक लिवर होता है। तो ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये सबके लिए सेम है, ठीक है। किसी की हाइट, किसी का वेट या फिर किसी का स्किन टोन वो अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपने कहा वो सबका सेम होता है। जो यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोसेस चलती है, जैसे हम क्या कहते हैं कि एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट जो हो गया है, यानी कि जो भ्रूण का विकास होता है उसमें जो स्टेजेस होती हैं वो सबकी सेम होती हैं, ठीक है। आपने कहा कि जो यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट का टाइम पीरियड होता है सबके लिए सेम होता है। सभी क्या होते हैं 9 महीने तक अपने मदर के वूम में रहते हैं, ठीक है। अब कुछ केस अलग हो सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो कोई 8वें महीने में 7वें महीने में किसी की डिलीवरी करनी पड़ती है, वो क्या होता है, एक केस है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल देखें तो नॉर्मल टाइम पीरियड 9 महीने का होता है। आपने कहा जो डेवलपमेंटल जो प्रोसीजर है वो सबका सेम होता है। तो आपने क्या बोला कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो शारीरिक संगठन है, वो सबका एक जैसा है, कि शरीर सबका एक जैसा है, उसका स्ट्रक्चर एक जैसा है। अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करें तो क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी दिख रही है इनके स्ट्रक्चर में? आप देख रहे हैं कि एक तो एक्वेटिक है, एक तो पानी में रहता है, ठीक है, एक स्थल में रहता है, और एक आपने कहा कि एक हवा में उड़ता है टेरेस्ट्रियल, लेकिन क्या करता है, उड़ता है, हवा में उड़ता है। पैरेट जो है वो आपका क्या है, आपने कहा उड़ता है। तो आपने कहा कि तीनों के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिफरेंस है, कि किसी के पास तो क्या है, आपने कहा कि विंग्स हैं, पंख पाए जा रहे हैं उड़ने के लिए, ठीक है, किसी के पास फिन यहाँ पर है या गिल्स पाई जा रही हैं जो कि पानी में सांस ले रही हैं, और कोई यहाँ पर क्या है, आपने कहा टेरेस्ट्रियल है, यानी कि ये क्या रहता है यहाँ पे स्थल में रहता है, ठीक है। तो तीनों क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तीनों का अलग है, तो हम सेम स्पीशीज में तो नहीं रखेंगे तीनों को, ठीक है। दूसरा आता है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। न्यूट्रिशन में क्या होता है, फूड हैबिट आती है कि आप क्या खाना खाते हैं, आप कैसे खाना खाते हैं। तो न्यूट्रिशन जो है, आपने कहा अगर जो जैसे आपके पास ये 3 आपके पास क्या आते हैं, सदस्य आते हैं, 3 जीव आपके पास आते हैं। अगर ये तीनों जीव, इनके जो न्यूट्रिशन संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं या पोषण संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं या जो भी हैबिट्स हैं, जो भी आदत हैं, अगर एक जैसी, इट मीन्स कि ये एक ही स्पीशीज में आते हैं। तो वैसे तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से हमें पता चल गया कि तीनों अलग अलग स्पीशीज में हैं, लेकिन हम न्यूट्रिशन को भी देखेंगे। आप देखेंगे जो फिशेज है उसका जो फूड होता है वो क्या होगा, ऑल स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो यानी कि बहुत सूक्ष्म जो जलीय जीव होंगे तो फिशेज उनको खाएंगे। जो पैरट होगा वो क्या खाता है, फ्रूट को खाता है। और जो आपका टाइगर है यहाँ पे आपने कहा वो क्या है, यहाँ पे मांसाहारी है, ठीक है। तो आपने कहा ये क्या कार्निवोर्स है।
तो तीनों की जो फूड हैबिट है वो क्या डिफरेंट है, तीनों की फूड हैबिट डिफरेंट है, फूड को इनटेक करने का तरीका भी अलग अलग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने कहा और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग होगा, तो आपने कहा कि जो पोषण संबंधित आवश्यकताएं हैं इन तीनों की क्या है यहाँ पे अलग है, ठीक है। तीसरी जो चीज आती है मेन वो है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, आपने कहा एक ही स्पीशीज के जीवों के बीच में यहाँ पे प्रजनन होता है। प्रजनन जो है वो एक ही स्पीशीज के जो जीव होंगे जो सेम स्पीशीज में रहेंगे उन्हीं के जो मेंबर्स होंगे उनके बीच में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। वो यहाँ पर क्या है जो इंटरकोर्स है वो प्रोसेस हो सकती है। अब इन तीनों को अगर हम देखेंगे, हमने कहा ये क्या है, आपस में इनके बीच में इंटरकोर्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो कोई जीव है वो एक ही स्पीशीज के हैं या वो अलग अलग स्पीशीज के हैं। आपने कहा ये तीन फीचर्स आप उनमें देखेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक जैसा है तो एक ही स्पीशीज में होंगे, पोषण संबंधित आवश्यकताएं अगर एक जैसी हैं तो एक ही स्पीशीज में होंगे, और अगर उन जीवों के बीच में अगर प्रजनन की प्रक्रिया हो पा रही है, और प्रजनन के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रजनन की प्रक्रिया या इंटरकोर्स की प्रोसेस हो पा रही है, प्रजनन के बाद जो ऑफस्प्रिंग है जो संतति है अगर वो फर्टाइल है तो तभी हम उसे क्या कहेंगे कि वो क्या है, एक ही स्पीशीज में आते हैं। फर्टाइल का मतलब क्या होता है कि वो जो संतति है, वो जो आपके नए ऑफस्प्रिंग आए हैं या नई संतति है वो भी आगे यहाँ पे क्या करेगी, रिप्रोडक्शन में सक्षम है, या फिर आपने कहा कि वो क्या करेगी, अपनी संतति को उत्पन्न करने में सक्षम होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, फर्टाइल कहते हैं, जो कि अपनी संतति को आगे क्या कर सके, उत्पन्न कर सके। तो आपने कहा कि जब दो जीवों के बीच में प्रजनन होता है और जब उनकी संतति बनती है तो अगर वो संतति आगे अपनी संतान उत्पन्न करने में सक्षम है तो उसे हम क्या कहेंगे, फर्टाइल कहेंगे। और अगर वो संतति उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है तो आपने कहा कि वो फर्टाइल नहीं होगी। इट मीन्स कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हुआ है वो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हुआ है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आपके पास क्या आता है, म्यूल आता है, ठीक है, म्यूल आपके पास एक एग्जाम्पल आता है। तो ये तीन फीचर्स होते हैं किसके, यहाँ पे स्पीशीज के, ठीक है। तो पहली लाइन का मतलब पता चल गया है कि संरक्षण का मतलब होता है कि जो किसी भी स्पीशीज को यहाँ पे क्या करना, संरक्षित करना। आपने कहा प्रजातियों यानी कि पौधे की जो, अब पौधे की सिर्फ एक प्रजाति नहीं होगी, अब आपको समझ आ रहा है, जैसे जीवों की आपने कहा एक टाइगर है, एक फिश आपने देखी है, एक बर्ड आपने देखा है, ह्यूमन आपने देखे हैं, काव आपने देखा है। तो आपने कहा ये सारे आपके पास क्या आ रहे हैं, स्पीशीज आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्या आते हैं, कॉकरोच, कीट जो आते हैं जिसमें कॉकरोच आपके आ रहे हैं। अगर हम इंसेक्ट की बात करें या कीटों की बात करें तो आपने कहा अलग अलग कीट आपके पास आते हैं, ठीक है, या आपने कहा स्नेल आपके पास आते हैं, या आपने कहा अर्थवॉर्म आपके पास आते हैं, या फिशेस आपके पास आते हैं। ये सारे क्या है, जीव हैं, और ये क्या है, इनकी वैरायटी है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो आपने कहा प्लांट्स में बहुत सारे प्लांट्स आप पढ़ते हैं, जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था हर्ब, श्रब, ट्री जो आप कहते हैं। तो वैसे प्लांट्स की अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग स्पीशीज होती है। तो आपने कहा कि प्लांट्स की भी बहुत सारी यहाँ पे क्या आती हैं, वैरायटी आती है। अगर आप यहीं पर देखेंगे तो ये इमेज हमने पहले भी देखी थी, आपने यहाँ पे तीन प्रकार के यहाँ पे जो पादप हैं वो देख रहे हैं। कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं, कुछ में फूल लगे हुए हैं, कुछ क्या है यहाँ पे अपुष्पीय पौधे हैं। इट मीन्स कि प्लांट्स की भी आपके पास बहुत अलग अलग वैरायटी होती है, और जो एनिमल्स हैं उनकी भी आपके पास क्या होती है, अलग अलग वैरायटी होती है। तो आपने कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स की या फिर पादप और जंतुओं की जो अलग अलग प्रजातियों की जो विविधता है उसकी सुरक्षा और रखरखाव की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। अब आपने कहा कि अस्तित्व समाप्त होने का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई स्पीशीज है, किसी स्पीशीज में आपने कहा 10-12 जीव नहीं होते हैं, असंख्य जीव होते हैं। जैसे मनुष्य का आप हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं आप देख सकते हैं कि ह्यूमंस का जो नंबर है वो कितना होता है, असंख्य है मनुष्य, ठीक है। वैसे ही आपने कहा कि अगर कोई स्पीशीज है और उसके जो मेंबर हैं, अगर उसका एक भी मेंबर जीवित नहीं है, अगर उसका जो एक भी सदस्य वो जीवित नहीं है या वो बहुत सालों से दिखाई नहीं दिया है, इसका मतलब होता है कि उसका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल हम डायनासोर ले लेते हैं, डायनासोर किसी को नहीं दिखता है, बहुत काफी साल, या फिर आपने कहा कि जब आप डायनासोर को देखते हैं तो उनके सिर्फ स्केलेटल मिलते हैं, उनके कंकाल मिलते हैं। इसका मतलब डायनासोर का जो अस्तित्व वो समाप्त हो चुका है। डायनासोर जो स्पीशीज रही है उसका एक भी सदस्य अर्थ में नहीं है, तो उससे हम क्या मानते हैं, अब हमने कहा वो विलुप्त हो चुका है, उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है।
ऐसे ही कंडीशन और स्पीशीज और जातियों के साथ ना आए, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंजर्वेशन करते हैं। तो कंजर्वेशन क्या है, काफी हद तक आपको क्लियर यहाँ पर हुआ होगा। इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।